एक बच्चा उसी के साथ का बैठ के इंडस वैली में पढ़ रहा है, हाँ और हाँ। ये बच्चे को कुछ पता नहीं है, और अभी भी उस कम्युनिटी सेंटर गांव में बैठ के वो अपने जी। सपने साकार। मैंने कहा तुम क्यों जीटीएससी की परीक्षा दे रहे थे? हाँ तो उसका आंसर था, सर मुझे पढ़ना है। तो हाँ मैंने कहा तो अभी भी तो पढ़ रहे हो? सर हाँ। कहते मुझे भरोसा नहीं कब तक। हम्म। जी। ठीक है, जी उस बिल्कुल। बंदे के अंदर फायर है, आग है। हाँ। तो मुझे इसमें जो सृजन में SRIJAN है, हम्म। एस का मतलब होता है सोसाइटी समाज, आर का मतलब होता है रियलिटी वास्तविकता, आई का मतलब होता है आईवी, जी। जे का मतलब जॉलिटी, हाँ ए का एबिलिटी, एन का नाइसिटी। तो इसका एक फुल फॉर्म है सृजन का। क्या होता है ना, समाज सेवा कभी भी ये सोच के नहीं की जी। जाती है कि मैं खुश हूं, मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो मैं दूसरे की मदद कर दूं। समाज सेवा तब होती है जब आप दूसरे के साथ वैसे सोचते हो कि जैसे आप हो, तभी आप हेल्प कर सकते हो। एक वर्ड एम्पैथी होता है। जी। तो सोशल सर्विस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एम्पैथी, नेवर बेस्ड ऑन सिंपैथी। जब मूवमेंट आप किसी को सिंपैथी करके सोशल सर्विस करोगे तो हो सकता है आप उनको 6 केले देके फोटो खिंचा के वापस आ जाओगे। हम्म। बट आप एम्पैथी में करोगे ना तो वो कंटिन्यूअस होगी, लॉन्ग टर्म होगी, सस्टेनेबल होगी। उनका कक्षा 6 से लेकर 12th तक के फ्री शिक्षा, कोचिंग की शिक्षा, स्कूल का पूरा खर्चा, किताबों का पूरा खर्चा उठाने का वादा करती है। ठीक सर। तो इन अब इतना बड़ा कार्य होता है सर, तो यहाँ पर माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल पड़ रहा है। तो मन में आता है कि इसमें आपका साथ कौन कौन दे रहा है? हाँ, तो दैट इज हाउ चुनौतियां क्या है जीवन में। अगर चुनौतियां नहीं है जी। तो सफलता नहीं है। जी। अगर चुनौतियां हैं मतलब आप हाँ। सफलता प्राप्त करेंगे। तो क्या करेगा? सफलता का मतलब जी ही नहीं होगा। जी 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 ठीक। बिल्कुल। इसी क्रम में बच्चों को पढ़ाई में बहुत चुनौतियां आती है, विशेष तौर पे गांव के बच्चों को। एक कहानी जहां तक मुझे पता है कि बच्चा बहुत कमजोर था, इंडस वैली ने मना कर दिया था उसको लेने के लिए। फिर विनय गुप्ता जी जो आपके कमान संभालते हैं नगर कस्बा राज की, उन्होंने उनसे कहा कि सर हमें 1 महीने का मौका दीजिए, अगर ये बच्चा 2 महीने में आपका अच्छा प्रेजेंटेशन ना करे तो आप घर कर दीजिएगा। मौका दिया गया। फिर बाद में जब रिजल्ट आया, जो 2-2 3-3 महीने का क्वार्टरली एग्जाम होते हैं, उसमें बच्चा टॉप किया सर। ठीक है। तो शुरू के 1-2 महीने बच्चों के लिए हमेशा ही चैलेंजिंग होते हैं। जी। तो हमारे ऑलमोस्ट 10 से 12 डेडिकेटेड स्टाफ हैं जो सुबह 5 बजे उन्हें उठाते हैं। जो अब रोते हैं तो उनके पास जाते हैं, उनके साथ सोते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, हाथों से खाना खिलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो माँ बाप को छोड़ के माँ बाप भूल गए। हाँ हमने उनको एक नए माँ बाप दिए हैं, हाँ नया परिवेश दिया है। और 1 साल में बच्चे इतने सेट हो जाते हैं कि वो हम ही को समझाने रहते हैं, सर आप टेंशन मत लो। ठीक है, वी मेक यू प्राउड। हाँ। क्या है कि इसलिए मैं सबको यही संदेश देता हूँ कि आप हमें कभी भी, जब हम स्कूल जाते हैं तो टीचर से यही बात करता हूँ कि हम आपका साथ देने आए हैं, हाँ आपकी जगह लेने नहीं आए हैं। हाँ। अगर हम गांव में जाते हैं, जो डॉक्टर्स वहां पे, हम उनका साथ देने आए हैं। अगर वो जी। हमसे बोलेंगे कि आप नहीं आइए, आप अपनी दवाइयां हमारे घर तक जी। दे दीजिए, हम दवाई दे देंगे, हम आपके गाँव कभी नहीं आएंगे। कभी नहीं आएंगे। अगर आप ओनरशिप लेना चाहें जिस गांव की, वहां पे हमारी अगर आपको वैन दिख जाए, वहां पे डॉक्टर दिख जाए, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। लेकिन हमेशा समाज का निर्माण समाज का साथ देने से होता है, समाज का हाथ लेने से नहीं होता है। जी बहुत अच्छा, बहुत सर, बहुत बढ़िया। जो तपते हैं घिसते हैं सत्यवीर कहलाते हैं। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या क्या होता है। नमस्कार, बियॉन्ड बाउंड्रीज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सीमाओं से परे आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, प्रभात सक्सेना, जो वर्तमान में दुबई में जॉब करते हैं। और आमतौर पर यह होता है कि दुबई या किसी फॉरेन में जॉब करने के बाद लोगों को अपना घर परिवार का विकास ही नजर आता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने गांव, अपने घर और अपने भारत देश की तरफ मुड़ते हैं और उसके विकास शिक्षा के स्तर पर या समाज के ज्यादा से ज्यादा भलाई के स्तर पर करना चाहते हैं। तो उन्हीं में एक हमारे सामने शख्सियत है प्रभात सक्सेना। नमस्कार भैया जी। नमस्कार पवन जी। हमारी प्यारी सी सम्माननीय जनता आपको देख नमस्कार। रही है। नमस्कार आप जी सभी को। हाँ। जी। आप सबसे पहला प्रश्न भैया, हम आपसे प्रश्न पूछेंगे आपके कैरियर और वर्तमान में आपके लक्ष्य के ऊपर। क्योंकि होता भैया ये है कि जब व्यक्ति कोई बड़े स्तर पर काम करता है तो व्यक्ति के ऊपर आरोप भी लगना प्रारंभ होते हैं, और या व्यक्ति कहीं ना कहीं पर यह सोचता है कि कहीं इनका कोई निजी स्वार्थ तो नहीं है। तो सबसे पहले हमारा प्रश्नों का सिलसिला प्रारंभ होता है। प्रथम प्रश्न है, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताइए, और आप इस समय दुबई में हैं तो क्या कार्य करते हैं?
नमस्कार आप सभी को, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरा नाम प्रभात सक्सेना है। मैं राठी कस्बे का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई यहाँ राठ में सरस्वती बाल मंदिर से कंप्लीट करने के बाद आईआईटी धनबाद से बीटेक किया और वर्तमान में मैं यूएई में एक ऑयल एंड गैस कंपनी में एज ए स्पेशलिस्ट काम करता हूँ, जहाँ पे मेरा फोकस रहता है सस्टेनेबिलिटी और किस तरह से ऑयल एंड गैस को कम से कम कार्बन एमिशन के साथ प्रोड्यूस किया जाए। और इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले मैंने विश्व में काफ़ी जगह पे काम किया। भारत में मेरी काम की शुरुआत रिलायंस में हुई थी, जहाँ पे मेरा मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ और मोस्टली जो ज़मीन के नीचे से ऑयल एंड गैस को प्रोड्यूस करना मेरी एक्सपर्टीज़ है। तो ये हुआ मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड। बट जब मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ और राठ कस्बे से शायद दूसरा और तीसरा होगा या पहला होगा, तो पुराने स्टेट्स तो अवेलेबल नहीं है, तो मुझे लगा क्या मैं अपने समाज को कुछ दे सकता हूँ। जो भी समाज ने मुझे दिया है, जो भी यहाँ गुरुओं ने मुझे शिक्षा दी है, क्या मैं वापस अपने छोटे भाइयों और बहनों को दे सकता हूँ। इसी तरह से ये सिलसिला समाज के प्रति समर्पण का स्टार्ट हुआ। जी सर, इसी क्रम में एक प्रश्न आता है कि जब बच्ची की जॉब लग जाती है और बढ़िया से सब लग्जरी सुविधाएं होती हैं, तो दुबई जैसे शहर में विशेष तौर पर, वो भी आज के समय पे दुबई एक मैं सामान्य मान सकता हूँ, लेकिन आज के 10-12 साल पहले दुबई में एक अपना जॉब बढ़िया से स्टार्ट करना, तो गांव के लिए सोचने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? देखिए पवन जी, क्या है कि दुबई तो मेरे जीवन में काफी बाद में आया। जी ये जो सोचने की प्रेरणा है, ये मुझे लगता है 2004 में जब मैं आईआईटी में सिलेक्शन हुआ और जब रात से कानपुर कोचिंग करने गए और वहां पे देखा कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना और स्कूल टॉप करना ही सब कुछ नहीं होता है। जी बहुत सारी चीजें दूसरी भी होती हैं जो हमारे यहाँ के क्षेत्र के बच्चों को पता ही नहीं है। हाँ। कंपटीशन कितना बड़ा है ये भी नहीं पता है। जी तो ये शुरुआत तभी हो गई थी। बाकी जो जॉब लगी, जॉब के बाद जो पोस्टिंग्स हुई डिफरेंट कंट्रीज में या डिफरेंट प्लेसेस में, जी वो हो सकता है कि जो ये समर्पण समाज के प्रति है उसका आउटकम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज के प्रति जो समर्पण है वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके से आपकी जिंदगी में क्या कहते हैं वापस लौट के आता है। जी तो दुबई में रह के ये समाज के लिए काम करना मैंने स्टार्ट नहीं किया, ये जब मेरे पास कुछ नहीं था तब से चालू है। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सर, अब इसी में फिर आपने सृजन संस्था का निर्माण किया, जो वर्तमान में बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। तो मन में प्रश्न आता है कि कैसे हुई सृजन? सृजन नाम रखने के पीछे कोई विशेष कारण? आप देखिए, सृजन नाम की जो शुरुआत हुई वो बड़े ही एक बड़ा उसका सृजन का मतलब था निर्माण, क्रिएशन, राइट। तो मुझे हमेशा लगता था कि देखिए क्या होता है ना कि जब राठ क्षेत्र या पुराने ग्रामीण क्षेत्र से बच्चा निकल के आगे बढ़ता है ना, सिर्फ उसकी मेहनत काम नहीं करती, उसमें उसकी किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मुझे लगता है माँ बाप की मेहनत, किस्मत, ये सारी चीजें जब आपके साथ एक साथ काम करती है तो आप सुपर पावरफुल हो जाते हो। आप हार्डवर्क आपके हाथ में है, आपके माँ बाप आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपकी किस्मत आपके साथ में, इन सब का जो आप इस सब का जब एक कॉम्बिनेशन आपके साथ वर्क करता है तो आपको समझना चाहिए कि आपकी पावर इन्फिनाइट हो गई है। अब आप समाज को बहुत कुछ दे सकते हो। दैट्स वेयर सृजन स्टार्टेड। तो सृजन में क्या है कि मैंने समाज वर्ड को काफी बार यूज किया है। तो सृजन का मतलब क्रिएशन होता है, साथ में एक सृजन का मतलब भी है जो मैं अपने दर्शकों को और आपके दर्शकों को यहाँ बताना चाहूंगा। इसमें जो सृजन में SRIJAN है, एस का मतलब होता है सोसाइटी, समाज, आर का मतलब होता है रियलिटी, वास्तविकता, आई का मतलब होता है आईवी, जे का मतलब जॉलिटी, ए का एबिलिटी, एन का नाइसिटी। तो इसका एक फुल फॉर्म है सृजन का। इन रियलिटी सोसाइटी provides ability to a person to achieve jollity, nicety and ivy in life। तो समाज ही है जो एक आदमी को और एक इंडिविजुअल को अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए क्या कहते हैं प्रेरित कर सकता है या खुशियां ला सकता है। दैट इज योर सृजन। तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां पे इक्वालिटी हो, लोग हैप्पी हो और जो डेल्टा है एजुकेशन का, अर्बन एंड रूरल का, वो खत्म। जी, बहुत अच्छा। सर, अब जब बात सृजन संस्था है तो सृजन संस्था ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जहां पर लोगों को ना चाहते भी सृजन संस्था नजर में आई है। उन्हीं कार्यों में पहला कार्य एक बहुत पॉपुलर कार्य था, कोरोना काल। कोरोना काल में प्रथम प्रश्न ये कि कोरोना काल महामारी के दौरान अपने अस्पताल आपने
अस्पताल, ऑक्सीजन और आर्थिक मदद जैसे कार्य किए। जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उस समय पे, तो उनको आर्थिक सहायता भी पहुंचाई गई। तो ये आपने सब कैसे मैनेज किया उस कठिन समय के दौरान? देखिए पवन जी, क्या होता है कि कोरोना काल में लोग जब सांसों के लिए तरस रहे थे, तो हमारे पास सांसें थी। हाँ। जब हमारी सांसें चल रही थी तो जी। हमने सोचा इन सांसों का यूज उन सांसों के लिए कर लिया जाए जहां पे सांसें नहीं है। बहुत अच्छा। और ये शायद मेरा एक मोटो था, और टीम को मैंने यही बोला कि जब तक हम कुछ कर सकते हैं समाज के लिए। देखिए, हर हर आदमी का एक काम होता है। तो कोरोना में क्या हुआ कि कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि जब आपको लगा, मतलब जब पहली वेव आई कोरोना हाँ। की, तो लगा सब बंद हो गया है, हाँ। माइग्रेशन हो रहा है, दिल्ली से लोग आ रहे हैं, वो फोटो विचलित कर देने वाली जी। थी। जी। और यहाँ पे जब बात हुई तो यहाँ पे लोगों के पास खाना नहीं है, राशन नहीं है, क्योंकि लोग डेली काम पे हाँ। निकलते हैं, पैसे कमाते हैं। तो क्या हमें लगा कि यार छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, राशन दे सकते हैं। तो पहली वेव तो बड़ी ही मतलब आसान थी इन टर्म्स ऑफ वर्किंग, हाँ। कि हमने राशन काफी दिया लोगों को। पर जब दूसरी वेव में बड़े एक अच्छे दोस्त के फादर इन लॉ की डेथ हुई, तो लगा कि यार इनके पास तो सब था, फिर भी ये नहीं रहे। और ये 27 अप्रैल की बात है, 27 अप्रैल 2022 की बात, 2021 की बात है। तो अचानक से आ, मुझे एक मेरे फ्रेंड की माताजी को सिलेंडर की जरूरत थी। तो मैंने कहा सिलेंडर अरेंज करते हैं। सिलेंडर वाले भैया से बात हुई, क्या कहते हैं, दिल्ली में। तो उन्होंने बोला सिलेंडर जो है 30,000 का होगा। मैंने कहा 30,000 तो बहुत ज्यादा होते हैं, 10,000 में आ जाएगा तो अच्छा है। ऑक्सीजन सिलेंडर? ऑक्सीजन सिलेंडर की बात, हाँ। और उसको हाँ। दिल्ली से लखनऊ लेके आना था। अच्छा। बड़े ही घनिष्ठ मित्र हैं, बड़े क्लोज फ्रेंड, उनकी माता जी के लिए लेके आना था। हाँ। टैक्सी वाले ने बोला 20,000 लेंगे, तो वो सिलेंडर जाके 60-70 हजार का एक सिलेंडर पड़ा। तो तभी मेरे एक बड़े अच्छे घनिष्ठ मित्र थे कतर में, उन्होंने बोला, उनको मैंने एक कहानी सुनाई। तो क्या होता है ना कि कभी भी कोई काम अकेला नहीं करता। जब उन्होंने एक कहानी सुनी तो उन्होंने बोला, प्रभात आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं आपको 25 कॉन्सेंट्रेटर देता हूँ। मैंने पहली बार कॉन्सेंट्रेटर का भी नाम सुना था, ऑक्सीजन। मैंने कहा ये क्या होता है? कहते हैं सिलेंडर का सब्स्टिट्यूट है, और ये लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, और 10 लीटर का जो कॉन्सेंट्रेटर है दैट विल वर्क वेरी वेल फॉर द पेशेंट्स, फॉर स्पेशली जिनके पास ऑक्सीजन की कमी हो रही है। स्पेशली कोरोना वेरिएंट में जो था, उसमें ऑक्सीजन एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर था कि ऑक्सीजन कम हो जाती थी, पीपल वर नॉट ब्रीदिंग, और उसके बाद दैट वाज द मेन रीजन कि लंग्स वर कोलैप्सिंग एंड पीपल वर डाइंग, राइट। सो वो जब पहला इंडिगो का प्लेन 25 कॉन्सेंट्रेटर लेके आया सृजन के बैनर पे, दैट मोमेंट आई थॉट, आई थिंक व्हाट वी वर डूइंग, वी वर जस्ट कनेक्टिंग पीपल अराउंड। और हम सिर्फ लोगों से मिल रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे। और आप देखिए वो कारमा इतना बड़ा हुआ, 300 लोगों की टीम 24/7 लोगों को डिफरेंट मेडिसिन दिला रही है। इंडिया के ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में हमने ऑक्सीजन हॉस्पिटल बनाए। जी। एंड ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा लोगों के जिनके घर पे डेथ हुई थी, उनके फैमिली मेंबर को मोर देन 30,000 रुपीज के चेक्स या क्रॉस जी। इंडिया। दिस ऑल हैपेंड। मतलब ऐसा नहीं था कि प्रभात सक्सेना अपनी पॉकेट से कर रहा था, हाँ। या आप किसी और की पॉकेट से कर रहा था। ये एक कारवां है, कारवां में लोग थे, लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया। और मतलब ऊपर वाली की कृपा है कि अगर हमने एक भी जिंदगी बचाई है तो हमारा जीवन सफल। जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सर, इसी में एक प्रश्न और है कि उस समय कोरोना काल में लोगों को केवल अपना परिवार दिख रहा था, और जहां तक तो ऐसे भी उदाहरण देखे गए हैं कि पिताजी की डेथ हो जाती है तो बेटा भी उसको नहीं छू रहा है। तो उस समय आपने दूसरों की मदद की, तो उस अनुभव को आज आप कैसे याद करते हैं, आपकी सृजन संस्था? देखिए पवन जी, बड़ा ही बहुत ही थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बट इसका बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर दूंगा ना। क्या होता है ना, समाज सेवा कभी भी ये सोच के नहीं की जाती है कि मैं खुश हूं, मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो मैं दूसरे की मदद कर दूं। समाज सेवा तब होती है जब आप दूसरे के साथ वैसे सोचते हो कि जैसे आप हो, तभी आप हेल्प कर सकते हो। एक वर्ड एम्पैथी होता है। जी। तो सोशल सर्विस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एम्पैथी, नेवर बेस्ड ऑन सिंपैथी। जब मूवमेंट आप किसी को सिंपैथी करके सोशल सर्विस करोगे तो हो सकता है आप उनको 6 केले देके फोटो खिंचा के वापस आ जाओगे। बट आप एम्पैथी में करोगे ना तो वो कंटिन्यूअस होगी, लॉन्ग टर्म होगी, सस्टेनेबल होगी। हाँ। तो हमने कभी ये महसूस नहीं किया कि हमें ये लगा कि सामने वाला परेशान है और कुछ उसको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, शायद मेडिसिन हो या खाना हो या कैश मनी हो या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो। अगर हम वो कर सकते हैं तो हम पहुंचा देंगे, बिना ये देखे हुए कि वो गरीब है, अमीर है, क्या कास्ट है। सो दैट्स वेयर यू नो एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी समाज सेवा करना चाहता है, अगर वो सोचता है कि मैं खुश हूँ इसलिए समाज सेवा कर रहा हूँ, तो शायद वो सस्टेनेबल नहीं कर पाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्पैथी होना चाहिए, लोगों के दर्द में आप शामिल होना चाहिए। ये सोच के नहीं कि आप बहुत ही करने वाले हो। जी।
बहुत अच्छी बात आपने बोली है, बहुत शानदार। अगर इस बात को सोचा जाए तो बहुत डीप इसका जानकारी। सर, इसी क्रम में अगला कार्य, शिक्षा के क्षेत्र में सृजन संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जैसे कि पहला सवाल कि आमतौर पर अब लगातार कुछ सालों से ये योजना चल रही है कि सृजन संस्था प्राइमरी स्कूल या जो सरकारी स्कूल है वहां पे फॉर्म फिलअप कराती है बच्चों का प्रतिवर्ष, और उन बच्चों में जो सिलेक्ट होते हैं 20, 22, 23 संख्या बढ़ती चली जा रही है प्रतिवर्ष के हिसाब से, उनका कक्षा 6 से लेकर 12th तक के फ्री शिक्षा, कोचिंग की शिक्षा, स्कूल का पूरा खर्चा, किताबों का पूरा खर्चा उठाने का वादा करती है। ठीक सर, तो इन अब इतना बड़ा कार्य होता है सर, तो यहाँ पर माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल पड़ रहा है, तो मन में आता है कि इसमें आपका साथ कौन कौन दे रहा है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा जी। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो दर्शक इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो ये भी समझे कि हम शिक्षा का कार्य कर कैसे रहे हैं जी। तो हमारी क्या एक पिरामिड अप्रोच है। तो पिरामिड के जो बॉटम में क्या है, हम रीच है, पिरामिड का टॉप है, वहां पे इम्पैक्ट है जी। हम जो शिक्षा करते हैं वो वही सरकारी स्कूल या लो इनकम ग्रुप स्कूल्स के साथ करते हैं, जहाँ पे बच्चों के पास रिसोर्सेस फुल्ली अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे एजुकेशन में हमें गैप्स दिखते हैं। तो बॉटम में जब हम बात करते हैं रीच की, तो रीच हम करते हैं स्मार्ट क्लासेस के थ्रू। तो आप देखेंगे कि 100 से ज्यादा स्कूल्स में हमारे स्मार्ट क्लास हैं। फिर हमने उसके ऊपर छोटी छोटी क्या कहते हैं कम्युनिटी सेंटर्स बना रखे हैं, जहाँ पे हमारे कम्युनिटी सेंटर है। उसके ऊपर कोरोना में एक हमारा बड़ा ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट था शिक्षा की गाड़ी। जब स्कूल्स बंद हो गए थे तो हमने हमारी वैन्स थी जो टीवी लग के स्कूल गांव गांव जाके पढ़ा रही थी। इसी क्रम में टॉप में आता है कि अगर हम इस तरह पढ़ा रहे हैं और गांव में हमें अच्छे बच्चे दिख रहे हैं तो हम उनको इम्पैक्ट के पिरामिड के टॉप पे कैसे लाएं। जो क्वेश्चन आपका है, तो इसमें क्या है कि हम तकरीबन मोर देन 500 विलेजेस के बच्चों को स्क्रीन करते हैं, उसमें से 10 बच्चे एवरी ईयर सिलेक्ट करते हैं और उनको जो यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट सीबीएसई स्कूल है इंडस वैली, वहां पे जाके उनका एडमिशन कराते हैं और उनकी कॉन्टिन्यूअस मेंटरिंग होती है। हम खुद मेंटरिंग करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं। आज आप लोग रिजल्ट्स भी देख रहे हैं कि वही सब बच्चे जो गांव में थे और गांव से आके इंडस वैली जैसे स्कूल में टॉपर हैं और उस स्कूल की शान बन गए हैं। और ये बच्चे छूट जाते हैं, ऐसे कितने अनगिनत बच्चे छूट गए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा हार्ट टचिंग स्टोरी है। परसों के दिन रोरो गांव में मैं गया। गांव का नाम? गांव का नाम रोरो जी। तो हमारा एक मोहल्ला सेंटर चलता है, तो वहां पे पहुंचा, करीब तकरीबन 100 बच्चे बैठे थे सामने, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि गांव के ही लोगों को हम लेते हैं और उनको बोलते हैं कि आप एजुकेशन दो, आफ्टर स्कूल एजुकेशन बोलते हैं, कम्युनिटी सेंटर, मोहल्ला सेंटर बोलते हैं उसमें। तो मनीष जी हैं जो रोरो गांव में इसको करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक मनीष अकेले सारे लोगों को नहीं क्रिएट कर सकता, इसलिए हमें बच्चों में भी बाल टीचर्स होने चाहिए, चाइल्ड टीचर्स होने चाहिए। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछा, इसमें कोई चाइल्ड टीचर है क्या? तो बच्चों में तो एक लड़के ने खड़ा किया, एक लड़की ने हाथ खड़ा किया, और एक लड़का खड़ा, उसके चेहरे पे एक अलग सा चमक था, तेज था, यश पंचाल नाम था उसका। ठीक है, तो बात हो रही थी, पता नहीं समहाउ कैसे मैं आपसे बात करूं, उससे बात करते हुए मैंने उससे बोला कि आपने ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा का एग्जाम दिया था? तो बोला हाँ सर मैंने दिया था। मैंने क्या हुआ? बोले सर मुझे अपने नंबर नहीं पता है। तो मैंने कहा इधर से कोई हुआ? तो उन्होंने बताया उसका एक बेस्ट फ्रेंड का इंडस वैली में हुआ, दीपक नाम था उसका। तो मैंने मनीष जी से बोला, तो बोला कि सर इनके नंबर सेम थे पर इंटरव्यू में शायद इनका नहीं हुआ है। उस बच्चे का जी। ठीक है, उस समय क्या था ना कि आप कितनी भी समाज सेवा कर लो, और जब मैंने वर्ड एम्पैथी यूज किया ना, तो मेरे को आई वाज ऑलमोस्ट क्राइंग फॉर हिम कि एक बच्चा उसी के साथ का बैठ के इंडस वैली में पढ़ रहा है और ये बच्चे को कुछ पता नहीं है, और अभी भी उस कम्युनिटी सेंटर गांव में बैठ के वो अपने सपने साकार। मैंने कहा तुम क्यों जीटीएससी की परीक्षा दे रहे थे? तो उसका आंसर था सर मुझे पढ़ना है। तो मैंने कहा तो अभी भी तो पढ़ रहे हो? सर कहते मुझे भरोसा नहीं कब तक। ठीक है, उस बंदे के अंदर फायर है, आग है। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, इसको मैं पढ़ाता हूँ। मेरे साथ जो टीम थी, मैंने कहा आप इनका एक बार और एग्जाम कर लीजिए, री एग्जाम, क्योंकि क्या है कोई भी एग्जाम में बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो आके बोल सकते हैं, और हमें लगता है कि अगर ये सेम नंबर लेके आते हैं, सेम इंटरव्यू की, तो इनका एडमिशन इंडस वैली में करा। तो बहुत सारी स्टोरी। तो समाज सेवा मुझे लगता है हमेशा आसान नहीं होता है, और इस तरह से जो आपने बोला कि कितने सारे लोग हैं, करीब हमारे पास अभी ऐसे 47 बच्चे हैं और इनको सपोर्ट करने वाले अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 लोग हैं जो इनके पढ़ाई का जिम्मा क्लास 6 से क्लास 12 तक ले चुके हैं जी। ये वो लोग हैं जिनका हम लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, और क्या कहते हैं
विदेश में बैठे हुए हैं, हाँ। दिल्ली बॉम्बे में बैठे हुए हैं और रात के कस्बे के आसपास के गांव के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी मुझे लगता है पूरे कस्बे को आभार व्यक्त जी करना जी चाहिए जी ऐसे महानुभावों का, है ना। जी जी बिल्कुल। अब मैं संभव होगा तो सबकी फोटो इमेज पे लगा दूंगा, इसी प्रोग्राम पर आपके सामने दिख जाएगी। और एक बार हम अपने प्रोग्राम की तरफ से भी इन लोगों का एक स्वागत करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर। इसी क्रम में बच्चों को पढ़ाई में बहुत चुनौतियां आती है, विशेष तौर पे गांव के बच्चों को। एक कहानी जहां तक मुझे पता है कि बच्चा बहुत कमजोर था, इंडस वैली ने मना कर दिया था उसको लेने के लिए। फिर विनय गुप्ता जी जो आपके कमान संभालते हैं नगर कस्बा राज की, उन्होंने उनसे कहा कि सर हमें 1 महीने का मौका दीजिए, अगर ये बच्चा 2 महीने में आपका अच्छा प्रेजेंटेशन ना करे तो आप घर कर दीजिएगा। मौका दिया गया। फिर बाद में जब रिजल्ट आया, जो 2-2 3-3 महीने का क्वार्टरली एग्जाम होते हैं, उसमें बच्चा टॉप किया सर, ठीक है। तो उसी संबंधित प्रश्न है कि बच्चों की पढ़ाई में कोई खास चुनौतियां सामने आई हों, जो उन्हें आपने कैसे हल किया? कोई अगर कुछ चीजें याद हो कि ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसको कैसे किया जाए? देखिए क्या होता है, जब आप रूरल परिवेश से सरकारी स्कूल से हिंदी माध्यम के बच्चे को क्लास कक्षा 5 में उठा के क्लास 6 में ले जाते हैं। जी मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली कक्षा 5 से क्लास 6 बोल रहा हूँ, जी क्योंकि क्या होता है कि एक माहौल चेंज हुआ। हाँ एक छोटे से स्कूल से सारे स्कूल में एलईडी लगी है, सारे टीचर्स इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे अपना समय याद आ जाता है हाँ। जब मैं आईआईटी की कोचिंग करने कानपुर गया, तो मुझे 6 महीने यही नहीं समझ में आया कि हाइब्रिडाइजेशन संचरण होता है, हाँ। त्वरण एक्सीलरेशन होता है, वेलोसिटी वेग होता है, स्पीड चाल होता है। तो 12वीं के बाद अपने आप को हिंदी से इंग्लिश में बदलना बड़ा ही डिफिकल्ट था। जी आप सोचिए ऐसे क्लास 5 के छोटे बच्चे जो अपने माँ बाप को छोड़ के आए हैं, हाँ। रात जैसी जगह पे अकेले रह रहे हैं, खुद से खाना बना रहे हैं, इसके बाद स्कूल में भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनका जीवन पूरा बदल गया है। तो शुरू के 1-2 महीने बच्चों के लिए हमेशा ही चैलेंजिंग होते हैं। जी तो हमारे ऑलमोस्ट 10 से 12 डेडिकेटेड स्टाफ हैं जो सुबह 5 बजे उन्हें उठाते हैं, जो अब रोते हैं तो उनके पास जाते हैं, उनके साथ सोते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, हाथों से खाना खिलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो माँ बाप को छोड़ के माँ बाप भूल गए। हाँ। हमने उनको एक नए माँ बाप दिए हैं, हाँ। नया परिवेश दिया है, और 1 साल में बच्चे इतने सेट हो जाते हैं कि वो हम ही को समझाने रहते हैं, सर आप टेंशन मत लो ठीक है, वी विल मेक यू प्राउड। हाँ हाँ तो दैट इज हाउ चुनौतियां क्या है जीवन में, अगर चुनौतियां नहीं है जी तो सफलता नहीं है। जी अगर चुनौतियां हैं मतलब आप हाँ। सफलता प्राप्त करेंगे। फिर क्या करेंगे? सफलता का मतलब ही जी नहीं होगा। जी 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 ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं बोलूं कि तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, हाँ। इसमें कोई चुनौतियां थी, और मैं बोलूं कि नहीं मेरा तो 12th के साथ ही हो गया, तो आईआईटी की मीनिंग ही नहीं है। हाँ। मेरी आईआईटी की मीनिंग बहुत ही अलग है, अदर देन 5000 अदर किड्स जिनका हाँ। आईआईटी में हुआ, क्योंकि हमारे साथ थी चुनौतियां। जी चुनौतियां क्या थी, हमें ना जगह समझ में आ रही थी, ना हमें लोग समझ में आ रहे थे, ना हमें टीचर समझ में आ रहे थे, वो बड़े बड़े क्लासरूम समझ में नहीं आ रहे थे, और बड़ा डिफरेंट माहौल था। हाँ, हाँ। और ये नहीं पता था करना क्यों है। करना क्या बहुत जब आईआईटी के नाम जी। ही नहीं पता थे तो आईआईटी करना क्यों करना है? क्यों? तो वो चीज है कि चुनौतियां हमेशा रहेंगी। जी हमेशा इस मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है मैसेज आपके, हो सकता है स्टूडेंट्स भी देख रहे हो। अगर जिस दिन पढ़ाई में आपको चुनौती नहीं लगे तो हाँ। सोचना उस दिन की पढ़ाई हाँ। अच्छी पढ़ाई नहीं है, हाँ। क्योंकि पढ़ाई चुनौतियों से भरी होती सर यहाँ से एक बात याद आई है, जैसे हम लोगों के बच्चों के कंपटीशन के फार्म निकलते हैं, एसआई है वगैरह वगैरह, बच्चा तब तक चिल्लाता है बस यार फार्म आ जाए तब पढ़ेंगे, फार्म आ जाए तब पढ़ेगा। जब वो पढ़ना प्रारंभ कर देता है, फार्म आ जाता है, पढ़ना प्रारंभ, तो उसको समझ में आता है कि अभी तो मेरा कुछ कंप्लीट नहीं है। सीधी बात है, चैलेंज जब तक नहीं आएंगे तब तक आपकी पढ़ाई होनी रही है। इसी प्रकार का समाज में हर चीज में ये नहीं आएगा। बदलाव नहीं आएगा। बहुत अच्छा सर। सर सृजन का तीसरा कार्य, 2 कार्य हम देख चुके हैं, कोरोना और शिक्षा। तीसरा कार्य स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत बेहतरीन काम कर रही है। उन्हीं में एक योजना है हर घर घर हॉस्पिटल योजना का। एक विचार बहुत अनोखा विचार है। यह योजना कैसे काम करती है बताइए कि किस तरीके से अगर उनको भी जरूरत पड़ती है तो ये किस प्रकार से मदद करती है? देखिए क्या है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं वो सारे गांव में है, पर अभी भी अपना देश इतना बड़ा, इतने सारे गांव हैं, सबको टैकल करना मतलब प्रैक्टिकली इट्स अ चैलेंज फॉर एवरीवन। मतलब गवर्नमेंट इज डूइंग फैंटास्टिक वर्क डूइंग दीज थिंग्स। तो हमें लगा क्या हम कुछ हेल्प कर सकते हैं। एट द सेम टाइम क्या है कि हमारा फोकस शिक्षा पे है, तो क्या था कि जब गांव में जाते थे शिक्षा करते थे तो हम गांव में लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। हमें हमेशा ये लगता था कि बच्चे को बोल दे कि पढ़ने आओ, और उसका क्वेश्चन आता था हमें नहीं पढ़ाना अपने लड़के को, पढ़ के क्या कर ले है। ठीक है, हमेशा ये था पढ़ के क्या कर लेगा। हमें लगा कि अगर ये हमारी बात सुनेंगे, कैसे सुनेंगे कि हम इनको कुछ देते हैं, अगर हम इनको कुछ रोजगार के अवसर देते हैं या कुछ स्वास्थ्य देते हैं। तभी ये आया कि ठीक है हम हॉस्पिटल नहीं है। एक चीज यहाँ क्लियर करना चाहते हैं, जो हमारी जो वैन है वो सिर्फ
सर्दी खांसी बुखार उन चीजों की दवाई देती है कि अगर आपको कोई इनिशियल स्टेज की बीमारी है वो टैकल हो सके। मान लो आपको कट लग गया है, वहां डिटॉल लगा के साफ करके पट्टी करके कि इससे पहले कि वो थोड़ा सा स्प्रेड हो जाए आपके पूरे शरीर में चला जाए। तो उस तरीके से हमने सोचा कि कुछ लोग जिसको इग्नोर कर देते हैं, हम गांव गांव तक जाते हैं और साथ में हम हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। जैसे गांव में गए, गंदा पड़ा हुआ है तो हमारे लोग जो टीम जाके बोलती है कि थोड़ा सफाई कर लीजिए, मच्छर आएंगे, मच्छर से बीमारियां होती हैं, या क्लीन वाटर करेंगे। तो इट्स अ प्रोसेस इन विच व्हाट वी आर ट्राइंग, हम गांव का सपोर्ट मिलता है हमें, गांव को हम इनिशियल मेडिसिन देते हैं जो कि मेडिकल्स में अवेलेबल होती हैं, थोड़े बहुत इनिशियल उपचार हो जाते हैं। अगर हमें लगता है कि कुछ चीजें जो बियॉन्ड हमारी एक्सपर्टीज है, क्योंकि एक डॉक्टर की एक्सपर्टीज भी बहुत लिमिटेड होती है, यू कैन नॉट सॉल्व एवरीथिंग, वी कैन रेफर कि भाई इमीडिएटली आप डाट आ सकते हो, झांसी जा सकते हो, ग्वालियर जा सकते हो, जहां पे भी अपना इलाज चला। तो इसका ये है कि वो बूढ़े लोग जो घर से 10 कदम नहीं चल सकते, क्या हम उनकी जिंदगी के लास्ट समय में उनका सहारा बन सकते हैं, उनको दवाइयां दे सकते हैं, इसलिए हर घर हॉस्पिटल है। सर आप इसको प्राथमिक बोलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि समस्याओं का उत्पन्न कहीं ना कहीं छोटी समस्याओं से होता है, तो आप वो छोटी समस्याओं को ही समाप्त कर देते हैं जिससे बड़ी समस्या बनती ही नहीं, ये बनती ही नहीं। तो यही गांव में यही सर मतलब, हाँ मतलब कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान न देना, वही छोटी बातें बहुत बड़ी हो जाती है। देखिए क्या है इसमें पवन जी, बड़ा ही देखो क्या, स्वास्थ्य एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, मतलब कि परमिशन शिक्षा आप किसी को भी बैठ के दे सकते हैं, पर स्वास्थ्य में क्या दवाइयां देना है, सब देना, तो उसमें इंश्योर करना पड़ता है डॉक्टर अच्छा है कि ये कठिन सब्जेक्ट है। और इसके बाद समाज में दोनों तरह के लोग होते हैं, एक जो इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, एक जो हो सकते हैं कई सारे डॉक्टर्स हो जो गांव में काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनका कुछ इनिशियल प्रॉब्लम हो सकती है, तो बहुत सारे कंप्लेंट्स भी होते हैं। तो ये क्या है कि इसलिए मैं सबको यही संदेश देता हूँ कि आप हमें कभी भी, जब हम स्कूल जाते हैं तो टीचर से यही बात करता हूँ कि हम आपका साथ देने आए हैं, आपकी जगह लेने नहीं आए हैं। अगर हम गांव में जाते हैं, जो डॉक्टर्स वहां पे, हम उनका साथ देने आए हैं। अगर वो हमसे बोलेंगे कि आप नहीं आइए, आप अपनी दवाइयां हमारे घर तक दे दीजिए, हम दवाई दे देंगे, हम आपके गांव कभी नहीं आएंगे। अगर आप ओनरशिप लेना चाहें जिस गांव की, वहां पे हमारी अगर आपको वैन दिख जाए, वहां पे डॉक्टर दिख जाए, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। लेकिन हमेशा समाज का निर्माण समाज का साथ देने से होता है, समाज का हाथ लेने से नहीं होता है। जी बहुत अच्छा, बहुत सर, बहुत बढ़िया सर। इसी में एक छोटा सा प्रश्न है, इस योजना से अब तक कितने परिवारों को लगभग लाभ मिल चुका है, एक अंदाजा नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या डेटा पे बड़ा ही स्ट्रिक्ट काम होता है। तो हमने कितनी क्या कहते हैं बुखार की गोलियां दी हैं, कितने, तो वर्ष 2021 अक्टूबर से अभी अक्टूबर आने वाला है, 4 साल हो गए हैं, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हम करीब 60,000 से ज्यादा पेशेंट्स को दवाइयां मुफ्त में दे चुके हैं। अभी क्या एक नॉमिनल फीस लेते हैं 20 रुपीज, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे लोग आते हैं, वो 20 रुपीज इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उसका दवाइयों में यूज है, क्योंकि बहुत सारे लोग दवाई लेके जाते तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती। वो 20 रुपीज जो आता है पूरा का पूरा एजुकेशन में किसी बच्चे की चला जाता है। बहुत ठीक है, तो 60,000 से ज्यादा लोगों को मुफ्त दवाइयां मिल चुकी हैं। इसके अलावा अनगिनत हेल्थ कैंप्स लगे हैं जिसमें डिफरेंट तरीके की अवेयरनेस दी गई है, चाहे आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स की बात करें, पैड डिस्ट्रीब्यूशन की बात, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है समाज में, जिनके ऊपर बहुत सारी बातें नहीं होती हैं, उन टॉपिक को भी इसी वैन के माध्यम से हम लोग सॉल्व करते हैं। हम इसका नाम बोलते हैं हॉस्पिटल ऑन व्हील्स। अच्छा, हाउ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाउ एंड हाउ वी आर कमिंग टू योर डोर स्टेप। जी सर, वर्तमान में स्कूल सरकारी भी चल रहे हैं और उनको आंगनबाड़ी से लेके मिड डे मील सरकार देने का प्रयास कर रही है, और सरकार भी ये अच्छे से जानती है कि अधिकांश बच्चे खाने के लिए ही स्कूल में आते हैं। उस योजना को आपने भी अपने स्तर पर रखा कि वर्तमान में आप लगभग 100 प्लस स्कूलों में स्मार्ट क्लास प्लस, जहां तक मेरी जानकारी है 2500 बच्चों के लिए लगभग भोजन की व्यवस्था की जाती है। ये बहुत बड़ा प्रबंधन है, मतलब एक मैनेजमेंट है। तो इसके लिए संसाधन कैसे जुड़ते हैं, थोड़ा इस पर नजर। देखिए, जो स्मार्ट क्लासेस हैं, हर चीज का देखिए, मैंने हमेशा से बोला है कि अकेले कुछ नहीं होता है, तो इट्स अ प्रोसेस। एनजीओ जब वर्क करते हैं तो वो कॉर्पोरेट्स के पास जाते हैं, उनको अपने प्रोग्राम्स बताते हैं, उनके सामने अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपसे जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, वो बताते हैं। ऐसे हम लोग हजारों कंपनीज के पास जाते हैं, उसके बाद से 2 या 3 कंपनी कन्वर्ट होती है। तो 2500 बच्चों को जो खाना मिल रहा है वो जोमेटो के माध्यम से मिल रहा है। उनका एक नॉन क्या कहते हैं प्रॉफिट विंग है, इट इज कॉल्ड फीडिंग इंडिया।
तो फीडिंग इंडिया क्या है, बच्चों को खाना प्रोवाइड कराती है, न्यूट्रिशियस मील। जी। तो ये जो मील है बहुत डिफरेंट मील है मिड डे मील से। अच्छा। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चों की अटेंडेंस क्लास में इंक्रीज हो, साथ में बच्चों का बीएमआई देखते हैं इनिशियल, हाँ, बॉडी मास। एंड देन बॉडी मास इंडेक्स दे सी आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर 3 ईयर, जितने भी दिन उन्होंने खाना दिया। तो अभी हम अप्रोक्सीमेटली 9 स्कूल्स को खाना देते हैं, जी अराउंड 2500 बच्चे हैं जी स्कूल जी। में। और अभी आपको मैं अपने सारे आपके दर्शकों को बताता हूँ, हाँ जब से खाने की क्या कहते हैं योजना चालू हुई है, हाँ। तब से यहाँ पे एनरोलमेंट अप्रोक्सीमेटली 3500 हो गया। अच्छा जी। तो बच्चों का एनरोलमेंट स्कूल में बढ़ रहा है। हाँ तो खाना एक बड़ी फैक्टर है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जी बच्चों को खाना भी दे देते हैं जी तब भी, और मेरा ये मानना है अगर बच्चा स्कूल आ गया तो कुछ सीख के ही जाएगा, जी जी कुछ चाहे वो पढ़ने में जैसा भी है कुछ जी। सीख के ही जाएगा। जी। तो जो सृजन का शिक्षा, जो जो पिरामिड का बॉटम बताया, जो कि रीच वाली शिक्षा है, वहां के 3 ऑब्जेक्टिव है हाँ कि बच्चों की अटेंडेंस बढ़े। हाँ। अगर स्कूल की अटेंडेंस जब हम गए स्कूल में 20% 30% थी, वो 40% हो गई, वो सफलता हमारी। कक्षा 5 का बच्चा कक्षा 6 में चला गया और घर पे नहीं बैठा है, वो सफलता है। जब मैं बोलता हूँ 5 का बच्चा 6 में चला गया, मतलब प्राइमरी से जूनियर स्कूल में, क्योंकि यहाँ पे स्कूल चेंज हो रहा है, या 9th का बच्चा 8th का बच्चा 9th, स्कूल चेंज हो रहा है। अगर मैं उधर पे बच्चों को पढ़ाई से छोड़ने को रोक देता हूँ, ड्रॉप आउट रोक देता हूँ, वो मेरी सफलता है। और साथ में अगर हम उनके मार्क्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज करा पा रहे हैं, तो आप बिलीव नहीं करोगे, जो हमारे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, इतना मेजर वर्क हो रहा है। हमारा एक इन हाउस सॉफ्टवेयर है, एडुअप्स कहते हैं, उसमें अटेंडेंस हम डेली देखते हैं, ड्रॉप आउट देखते हैं और बच्चों के मार्क्स देखते हैं। हमें ये पता है कि 100 स्कूल में कौन सा स्कूल अच्छा कर रहा है। डेली डेटा मेरे पास आता है। जो बच्चे 3 दिन एब्सेंट होते हैं, उनके पेरेंट्स के हमारे सारे वॉलंटियर जाते हैं, उनसे बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों घर पे। तो क्या है, शिक्षा बदलाव। अभी आपका क्या है कि शिक्षा बदलाव 2004 में 3 में जब मेरा आईआईटी में हुआ था, हो सकता है रात की शिक्षा गांव की तरह हो। तो अगले 20 साल बाद आपको देखने को मिलेगा गांव की शिक्षा। जी जी। अगला प्रश्न सर इसी में, बच्चों और शिक्षकों की प्रतिक्रिया कैसी रहती है इन व्यवस्थाओं को लेकर? कभी कभार कोई नेगेटिव भी देखने को मिलता है? मुझे लगता है कि शिक्षक जो है ना, हमेशा अगर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक शिक्षक के साथ। एक शिक्षक जब बनता है आदमी, तो वो मजबूरी में नहीं बनता, उसका मोस्टली पैशन रहता है। अगर शिक्षक और हम साथ में इस तरह से काम करते हैं कि हम उसका साथ दे रहे हैं, जैसे मान लो कि एक शिक्षक पे 200 बच्चे हैं, साथ में हम क्लास में जाके उसको हेल्प करते हैं, 100 पे डिवाइड होता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया हमेशा अच्छी रहेगी। अगर एक शिक्षक वो होता है, उसको लगेगा कि अरे यार ये लोग आ जाएंगे और पता चल जाएगा मैं नहीं, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया थोड़ा डिफरेंट हो सकती है। पर अभी तक हमारा एक्सपीरियंस शिक्षकों के साथ बहुत ही अच्छा रहा है और हम लोग ब्लेस्ड हैं कि अपने गांव के आसपास जो भी शिक्षक काम कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कभी भी सृजन को ये महसूस नहीं होने दिया कि हम आउटसाइडर हैं। बच्चों का क्या है कि बच्चे तो प्यार के भूखे हैं, अगर आपके पास प्यार है तो प्यार मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सर, ये बहुत बढ़िया। तो गांव में तो सर बहुत प्यार मिलता है बच्चों को। प्राइमरी टीचर भी होते हैं, समझ लीजिए बच्चे उनको अपना माता पिता से समझते हैं, दीदी मैडम सर, ऐसे रोते हैं जब बच्चे टीचर घर आते हैं। तो बच्चों का बच्चे ब्यूटीफुल हैं सर। वर्तमान में सर अभी जुलाई 2025 में आपने वर्तमान में सृजन नीर वाटर प्लांट का अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है, ठीक? तो सर जो वाटर प्लांट है, इसको कहां पर रखा जाए? सृजन संस्था की व्यवसायिक उद्देश्य पर रखा जाए, या सामाजिक लाभ पर रखा जाए, या दोनों का कॉम्बिनेशन रखा जाए, या इससे पैसा कमाकर लोगों को लगाने के लिए क्या इसमें? देखिए, तो जो वाटर प्लांट है वो व्यवसायिक है, नॉन प्रॉफिट जी। जब मैं बोलता हूँ, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। व्यवसायिक मतलब कि जब आप कोई चीज बनाते हो, बेचोगे, उससे पैसा आएगा, इसको व्यवसाय कहते हैं। पर उस पैसे को आप अपनी पॉकेट में रख के सेल्फ यूज के लिए करोगे तो उसको प्रॉफिट कहते हैं। और अगर उसको सेल्फ यूज ना करके समाज में डालोगे तो नॉन प्रॉफिट कहते हैं। तो सृजन नीर क्या है कि एक नॉन प्रॉफिट विंग है सृजन का, जहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव जिसका ये है कि रोजगार जनरेट करना। तो जब ये नीर मार्केट में जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूटर्स बनेंगे, उससे लोग, सप्लाई चेन बनेगी, लॉजिस्टिक्स, तो 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि जब पानी बांट, तो ये क्या एक चेन है, जब आप चेन इंक्रीज होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो प्रॉफिट आएगा उससे, वो प्रॉफिट पूरा का पूरा री इन्वेस्ट होगा इसी तरह के रोजगार पैदा करने के लिए या शिक्षा को बढ़ाने के लिए। क्योंकि अभी क्या है कि हम लोग 12th तक की शिक्षा तो दे पा रहे हैं, 12th के बाद अगर कोई बच्चा जैसे बॉम्बे जाता है पढ़ने के लिए, IIT मुंबई जाता है, खुदा ना खास्ता, ठीक है, या IAS बनता है, उसकी कोचिंग करानी है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? तो इस विंग का जो निर्माण हुआ है, जो इंडस्ट्री विंग स्टार्ट हुई है जिनकी नॉन प्रॉफिट, ये उन्हीं सब माध्यम से, उन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए स्टार्ट हुई है कि अगले 5 साल बाद
आप एक फैक्ट्री देखने वाले हैं कि हाँ। लोग आईआईटी में जा रहे हैं, आईएएस हाँ। कर रहे हैं, तो उनका कैसे हम सपोर्ट करते जी 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 हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सृजन नीर में जो काम करने वाले हैं प्लांट में लोग, हाँ। वो पूरे ही इन्हीं गरीब जो बच्चे हैं उनके माता पिता हैं। जी, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात, अगला प्रश्न, कि क्या आपको कभी ऐसा लगा कि इतने बड़े कार्य के बीच में आप अकेले पड़ गए हैं? होता है हमेशा, छोटी छोटी बातों में लड़के यहाँ तैयारी करते हैं अपनी जॉब में, तब लगता है कि मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा क्या, तो इतना बड़ा भाई योजना चल रही है, तो कभी ऐसा डिमोटिव, नेगेटिव? देखिए क्या होता है ना, इस कार्य को जब आप शुरू करते हो कोई भी समाज से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि समाज सेवा क्या होती है। मैंने पहला वर्ड यूज किया था एम्पैथी। कभी भी आप समाज सेवा इसलिए नहीं करते हो कि आप किसी को खुश करना चाहते हो, आप खुद खुश हो रहे हो इसलिए समाज सेवा करते हो। जी, बहुत अंतर। ठीक है, तो अकेलापन तो आज तक नहीं लगा, क्योंकि हमेशा लोगों का साथ रहा है और बड़ी ही मतलब भगवान की कृपा, ऊपर वाले की कृपा है कि बड़ी अच्छी टीम रही। पर कभी कभी लगता है कि जब आप जाते हो 100-200 लोगों से बात करते हो, 99 लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं हम आपकी मदद नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, मतलब इट्स अ प्रोसेस जो आप लोग एंड प्रोडक्ट देखते हैं। और एंड प्रोडक्ट को यहाँ तक लाने में जो पीछे मेहनत हो रही है, बच्चों की कितने फ्रस्ट्रेशन, रिजेक्शन हो रहे हैं, कभी कभी लगता है कि शायद कुछ अपने मतलब राज के आसपास इंडस्ट्री होती है, कुछ कॉर्पोरेट्स होते हैं जो कि आके बोलते हैं कि अरे सृजन, आपको यहाँ पे एजुकेशन करनी है, लो हमसे। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि बड़ा सा काफिला निकला है और सपोर्ट जो है लोगों का अपने क्षेत्र से उतना नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। मतलब तो मुझे ऐसा लगता है कि अकेले तो नहीं पड़े हैं, काफिला मजबूत है पर और मजबूत हो सकता है। जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। सर, अगला प्रश्न, कि जो युवा वर्तमान में विदेशों में जॉब कर रहे हैं, बहुत लोग करते भी हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट में भारत में भी काम कर रहे हैं, जैसा कि आपने अभी कहा, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वे अपने गांव या देश के लिए? देखिए क्या होता है कि मतलब मेरा संदेश तो यही रहेगा कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ, मतलब एक ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप पैसा कमा लोगे, आप बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज लोगे, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी, बट स्टिल दैट फोर्थ एलिमेंट व्हेन यू विल डाई, और रेग्रेट्स होंगे कि क्या मैं समाज के लिए कुछ कर पाया, नहीं कर पाया। तो ये क्या है ना, ये आज शुरू होता है, अभी से शुरू होता है, और इसके लिए बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए होता। आपके घर पे कोई काम वाला है, उसके बच्चे को आप स्कूल भेज दोगे, वो भी समाज सेवा है। आप एक छोटा सा कॉल लगा के अपने गांव में वो चाचा जो जिनके पास खाना नहीं है, उनको एक बार फोन करके पूछ लोगे कि आप ठीक हो, वो भी समाज सेवा। समाज सेवा डज नॉट मीन कि जब आप वहां पे अपना तन मन धन से अर्पित हो जाओ। आप अपना समय दे सकते हो, आप अपना मन दे सकते हो, अपना तन दे सकते हो, अपना धन दे सकते हो, आपको डिसाइड करना आप क्या दे रहे हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। सृजन संस्था आने वाले समय में अपनी क्या क्या योजनाएं लोगों के सामने ला सकती है, अगर संभव है तो कुछ बताइए। देखिए, हमेशा से जो सृजन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो एजुकेशन। तो एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए सृजन वो सारी योजनाएं लेके आएगा जहाँ पे रोजगार भी हो, जहाँ पे पेरेंट्स भी इंक्लूड हो, जहाँ पे विलेज का साथ में डेवलपमेंट हो। तो अभी आप देख रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल्स में, पर आने वाले समय पे हम चाहते हैं कि जो गांव की महिलाएं हैं वो थोड़ा सशक्त बने। तो उनके रोजगार के लिए सृजन बड़े एक्टिवली बैकएंड में काम कर रहा है कि महिलाओं को रोजगार मिले, या गांव में जो यूथ्स हैं वो उसको कैसे एंगेज किया जाए राइट डायरेक्शन में। तो उस तरीके से हम कुछ क्या कहते हैं योजनाएं लेके आएंगे। बिल्कुल, मतलब सीधी सी बात है कि एजुकेशन जिस चीज से मजबूत होती है वो अपन हर चीज में, अगर माता मजबूत है तो बच्चा मजबूत होगा। बिल्कुल सर। अंतिम सवाल सर हमारा, हमारे श्रोतागण और या फिर जो भी व्यक्ति के लिए आप एक प्रेरणादायक क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस प्रकार से रहें, कि मान लीजिए आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो बेचारा किस प्रकार से लोगों की मदद कर सके, मतलब एक अपनी एक संदेश दीजिए कोई। देखिए क्या है कि मैं हमेशा हमेशा यही कहता हूँ, सो मच टू डू सो लिटिल इज डन, सो हरी अप। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, समाज सेवा कल कर लोगे या अगले साल कर लोगे, तो मैं आपसे बस यही बोलूंगा, you never know that tomorrow will come, you never know that next year will come. Time is now, you should do it now, because there is so much to do. One lifetime it is not possible to do everything. Thank you so much. सर, सवालों का सिलसिला हमारा समाप्त होता है। एक सवाल हम अपने अंतिम तरफ से हम पूछ लेते हैं प्रत्येक गेस्ट से कि कैसा लगा हमारे प्रोग्राम में आकर। पवन जी, आई थिंक सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इतना समय अपने बिजी स्केड्यूल से निकाल के
ऑक्सीजन के बारे में सुना और जी। मेरी बातों को लोगों तक ले जाने का निश्चय लिया। जी। और बहुत ही अच्छा लगा आपका पूरा क्या कहते हैं जो सेटअप, हॉस्पिटैलिटी, राइट फ्रॉम टी, आई थिंक आई कुड नॉट हैव इट, सो लेट मी हैव हाँ इट नाउ यार। जी सर, यस सर, एंड अमेजिंग हाँ। टॉकिंग टू यू, जी। गॉड ब्लेस यू पवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अपने अगले गेस्ट के साथ। जय हिंद।